नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव के लिए आज से नामांकन 24 सितंबर से 3 सितंबर के बीच दाखिल होंगे नामांकन। 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को मतगणना होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं। 24 सितंबर से 3 सितंबर के बीच नामांकन दाखिल किए जाएंगे। साथ ही 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को मतगणना होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साल 1998 से अब तक पूरे 24 साल के बाद स्वतंत्रता संग्राम के अहम भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी को अब गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहा है। अध्यक्ष पद पर होने जा रहे चुनाव के लिए शनिवार 24 सितंबर से नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन 30 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। इस चुनाव में गांधी परिवार अपनी चुनौती भी पेश नहीं करेगा। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और शशि थरूर के चुनाव मैदान में उतरने की बात पहले से ही साफ हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो चुके हैं और 30 सितंबर तक ये नामांकन होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली में आज भी हो रही है बारिश। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आज मूसलाधार बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ा बयान भी सामने आया है। 25 और 26 सितंबर को हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिससे राजधानी की सड़कों पर जलभराव हो गया है। कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं तो कहीं गड्ढों में पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में 26 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। इसके बाद बारिश बंद होने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। सेंट्रल विस्टा की 2 अंडरपास में भी बारिश का पानी भर गया है। प्रोजेक्ट मेंटेनेंस इंचार्ज रंजीत के मुताबिक बताया जा रहा है कि दिन में 2 अंडरपास में पानी भरने की सूचना मिली थी। पानी से 3 से 4 इंच पानी भरा हुआ है। वो भी पूरे अंडरपास में नहीं था, बल्कि बाहर के हिस्से में था। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि फिलहाल पानी निकाल दिया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी लोगों को अलर्ट करते हुए बताया कि बारिश के कारण कई जगहों का रूट बाधित हो सकता है। पुलिस ने प्रभावित इलाकों की सूची जारी की है। तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। अब मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है 25 से
26 सितंबर तक हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। लगातार बारिश होने से मुश्किलें भी बढ़ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नोएडा से सोनू शाह जुड़ गए हैं, लखनऊ से शुभम पांडे जुड़ गए हैं और धर्मेंद्र भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं नोएडा का रुख करना चाहूंगी। नोएडा में सोनू शाह, कैसे हालात बने हुए? लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। उसको चलते लेकर सड़कों पे जलमग्न की समस्या बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि सड़क बिल्कुल जलमग्न हो चुका है और तमाम सड़कों पे पानियां भरा हुआ है और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तमाम प्राधिकरण जो बड़े बड़े लाख दावे करते हैं कि हम ड्रेन सिस्टम लगाए गए हैं, अब उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ कि किस तरह यहाँ पे जलमग्न की समस्या अक्सर नोएडा में बना रहता है और तमाम प्रशासन को भी पता है कि ये इस जगह पर पानी भरा रहता है, फिर भी प्रशासन इसको अनदेखी करते हैं। जी सोनू, अब मैं शुभम पांडे का रुख करना चाहूंगी। शुभम, राजधानी लखनऊ में भी लगातार बीते कई दिनों से 3 दिनों से बारिश हो रही है, वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं? लगातार जो है पूरे प्रदेश में बारिश की जो आशंका को देखी जा रही है, लगातार बारिश जो है जारी है। शहर में जिले में जो है कई हादसे भी पूरी तरीके से सड़कें जो है जलमग्न दिखाई दिए और कहीं ना कहीं जो रिहायशी इलाके थे उनमें भी कहीं ना कहीं सड़कें जो है जलमग्न रही और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक पोल जो है खुल के सामने आ गई। लेकिन कहा जा सकता है कि मौसम विभाग तो पहले से ही अधिकारियों को अलर्ट कर देता है कि बारिश की आशंका है, तो शायद अधिकारियों ने इस क्षेत्र में निरीक्षण करने की या फिर जो सीवर लाइन पड़ी होती है उनसे जमा होने पर रतन नहीं पड़ता, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि जो बारिश का पानी है वो सड़कों पर देखा गया। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का भी सख्त निर्देश है और कल जो है मुख्यमंत्री ने खुद जो है अयोध्या से लेकर के बाराबंकी से लेकर के अधिकतर जिलों का जो है हवाई सर्वेक्षण किया था, जिसमें कहा गया था उन्होंने खुद जो है जायजा लिया। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री खुद जो है यूपी में पूरी तरीके से सतर्क है और बारिश के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर चुके हैं कि जो भी अधिकारी हैं वो कहीं जिस जगह पर भी बारिश का प्रकोप जो है ज्यादा दिखाई देता है या फिर कहीं पर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जाती है, तुरंत जो है अधिकारी जो है वहां पर पहुंचेंगे और उनकी जांच पड़ताल करेंगे। कहा जा सकता है कि मौसम विभाग के बाद जो है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्होंने भी पूरी तरीके से कमर कर रखी है और लगातार जो सर्वेक्षण है और अधिकारियों के साथ बैठक है वो जारी है। कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री भी अपने प्रदेश के लिए तत्पर है और कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो अधिकारी हैं तो कह सकते हैं कि सभी जिले के जिलाधिकारियों को, मंडलायुक्त को, सभी को निर्देशित किया जा चुका है जिस जगह पर भी बाढ़ जैसा जो है प्रभाव बनना है उन सभी जगहों पर जो है अधिकारी पहुंचे और वहां का मुआयना करें और वहां की रिपोर्ट जो है खुद जो है मुख्यमंत्री को सौंपे, जिसके बाद कहा जा सकता है कि जो कह सकते हैं कि बाढ़ से जो है प्रभावित इलाके हैं वहां पर उचित मदद जो है मुख्यमंत्री की तरफ से पहुंचाई जा सके। जी शुभम, बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल हवाई सर्वेक्षण किया, बाढ़ प्रभावित इलाकों में खुद जाकर जायजा लिया। अब मैं गोंडा का रुख करना चाहूंगी। गोंडा से सतीश हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश, वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं? लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। बिल्कुल, हम आपको बता दें गोंडा वो जिला है जहां पर एक किसान ने समाधान दिवस में शिकायत की थी कि गोंडा जनपद में बारिश नहीं हो रही है। इन दौता के खिलाफ
शिकायत की और शिकायतकर्ता के ऊपर ही मुकदमा लिखा गया था। लेकिन अगर इस समय की बात की जाए तो लगातार बारिश से जो रुक रुक की बारिश हो रही है उससे किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसान परेशान है, किसान हताश है। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन किसी भी प्रकार का किसानों के सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रही है। अगर वही बात करें गोंडा जनपद के तरफगंज व कल्याणगंज क्षेत्र की तो वहां पर बाढ़ का भी कहर भरपाया हुआ है, जिसमें लगभग 14 से 15 हजार किसान परेशान हैं। अगर वही बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन किसी भी बाढ़ सतीश का बिल्कुल लेने के लिए जी सतीश बिल्कुल बारिश लगातार होने से किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। मैं चंदौली का रुख करना चाहूंगी। चंदौली से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, लगातार बारिश से वहां के लोगों पर कितना इसका असर पड़ा है, कितने प्रभावित हुए हैं वहां की चीजें? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं चंदौली में लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से आकाशीय बिजली भी गिरती है। अभी कल ही सैयद राजा के भोगलपुर में एक व्यक्ति की मौत हुई थी आकाशीय बिजली गिरने से। अगर हम बात करें पिछले 4-5 दिनों की तो 4-5 दिनों में चंदौली में लगभग 2 मौतें हो चुकी हैं आकाशीय बिजली गिरने से। और लगातार बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। इससे पहले गंगा का जलस्तर जो था वो पूरी तरीके से अस्थिर हो गया था, लेकिन हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जो जलस्तर बढ़ रहा है, इसकी वजह से चंदौली के सभी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबत फिर से एक बार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले 1 महीने पहले बाढ़ की स्थिति पूरी हो गई थी जब गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा था। और अगर इसी तरीके से बारिश होती रही और बारिश नहीं रुकेगी तो एक बार चंदौली और बनारस में बाढ़ की स्थिति फिर देखने को मिलेगी और सभी इलाकों में रहने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कवायद शुरू कर दिए हैं। कहना है कि जिस हिसाब से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और बारिश रुक नहीं रही है, फिर से बाढ़ आ सकती है। इस हिसाब से प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। लगातार सीएम और एसडीएम रैंक के जो अधिकारी हैं ये निरीक्षण भी कर रहे हैं और गंगा के किनारे लगातार जा रहे हैं। लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर भी ले जाने की कवायद जो है वो फिर से शुरू कर दी गई है। जी धर्मेंद्र, जैसा कि आपने कहा प्रशासन अलर्ट है और जल स्तर भी गंगा का लगातार बढ़ रहा है, लेकिन तैयारियां क्या कुछ की गई है? अगर बाढ़ के हालात बनते हैं तो किस तरीके से वहां पर राहत बचाव का कार्य चलेगा? राहत बचाव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? बड़ा था और बाढ़ आई थी तो उस समय जिला प्रशासन ने चौकियों का निर्माण किया था, जिनके घरों में पानी चला गया था, जलमग्न हो गए थे घर, उनको एक सुरक्षित स्थान पे जो ऊंचे इलाके हैं वहां ले जाया गया था। जबकि चंदौली के कुछ हिस्से ऐसे हैं जब गंगा का जलस्तर बढ़ने लगता है तो बाढ़ की पूरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे पड़ाव है, रतनपुर गांव है, बलुआ है, चहनिया है, भानापुर जैसे क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र लगातार जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ता है यहाँ बाढ़ आ जाती है। इसको लेकर प्रशासन फिर से एक बार चौकियों का निर्माण करने में लगा हुआ है कि अगर बाढ़ आती है तो जो लोगों का घर डूबेगा उनको एक सुरक्षित स्थान, जैसे प्राइमरी स्कूल है और इनके वीडियो कार्यालय है, वहाँ पे भी एक राहत बचाव शिविर भी लगाया जाता है, जहाँ प्रशासन पूरी तरीके से इस समय एक काम करने में जुटी हुई है। इस समय जो गंगा का जलस्तर है वो 66.62 है और खतरे के निशान से अभी फिलहाल में 4 मीटर नीचे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। लेकिन अगर लोगों की हम माने तो जिस हिसाब से गंगा का जलस्तर प्रति घंटे बढ़ रहा है, बहुत जल्द ऐसा होगा कि खतरे के निशान से गंगा का जलस्तर ऊपर बढ़ जाएगा। जी धर्मेंद्र, मैं सोनू शाह का रुख करना चाहूंगी। सोनू, जिस तरीके के हालात बने हुए ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? लगातार बारिश होने से सड़कों पर जलभराव हो चुका है। समस्या बनी रहेगी तो खास तौर से यहाँ पे जाम की समस्या बनी रहती है। और पिछले कल रात को यहाँ पे 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जब ये बड़े बड़े जो गड्ढे हैं यहाँ पर इसको लेकर शासन प्रशासन पर अनदेखी करती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वाहन चालक की ट्रैफिक जो है बहुत धीमी हो गई है, ताकि इसमें जो पानी भरा हुआ है सड़कों पे, इसके वजह से प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें लगातार हम काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इन पर लापरवाही है। अगर आपके पास सोनू कोई लोग हैं तो उनसे एक बार प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से वहां पर लगातार बारिश होने से जन प्रभावित हो रहे हैं लोग। बिल्कुल बात करने की कोशिश करूंगा। हम ये जो दुकानदार हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, सीधा बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण।
ये सड़कों पे पानी भरा रहता है, कितने सालों से समस्या है? कई साल की समस्या है। समस्या ये खत्म भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो है इंजीनियरिंग का कमाल है। नाले 1 फीट ऊंचे बनाए हुए हैं, रोड 1 फीट नीची है, तो पानी निकलेगा कैसे? मतलब डिजाइन करने वाले ने डिजाइन किया, पास करने वाले ने पास भी कर दिया। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इसको कहते हैं। ये हमारे ग्रेटर नोएडा सूरजपुर में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को आप आकर देख सकते हैं। कमाल इस बात का है, नाले ऊंचे हो, नाले साफ भी नहीं किए गए हैं, नाले पूरे भरे हुए हैं, थोड़ा बहुत पानी जाएगा तो नहीं जाता, इसलिए पंप लगा रखे हैं। कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं, 4 दिन फोन करते हैं तभी आते हैं, एक दिन पंप लगा देते हैं, पानी भरा रहता है, न कुछ काम है दुकानों पे न कुछ है, सब बंद पड़ा है। इसीलिए तो कौन आएगा उसमें काम करने के लिए? तो आपने शासन प्रशासन को तो करते हैं, पूरे ग्रुप पे डालते हैं, सब कुछ करते हैं। नोएडा अथॉरिटी से होता है कार्य, फिर वो भेज देते हैं 4 दिन बाद उसको पानी निकालने के लिए, फिर वही समस्या, यही चलता रहता है लगातार। जी सोनू, हालांकि सोनू बिल्कुल सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोग काफी प्रभावित है इस चीजों से और लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। शुभम, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, जिस तरीके के हालात नोएडा में बने हुए हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, क्या राजधानी लखनऊ में भी सरकार के दावों की पोल खुलती दिख रही है? जो बारिश हुई थी उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो पैनी नजर थी वो नहीं देखी गई, तो उसी का नतीजा था कि जो सड़कें थी वो जलमग्न थी। अधिकतर जो जगह थी वहां पर जो है बारिश देखी गई और कह सकते हैं कि रिहायशी इलाके जो थे वहां पर, और मुख्यमंत्री आवास से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर भी बारिश का जो जलभराव था वो देखा गया। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि 3 तारीखों में जो बारिश होनी है, कहीं ना कहीं मौसम विभाग की प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, जिसका खामियाजा कहा जा सकता है कि अब लोग जो आम जनमानस है उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जब जलभराव हो चुका है तो लोगों को निकलने में और वहां से आवागमन कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और साफ कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की जो मंशा है उस पर कहीं ना कहीं अधिकारी भी पानी फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जो है हर चीज में मॉनिटरिंग करते हैं, हर एक निर्देश जो है तत्काल रूप से जारी कर देते हैं। कहा जा सकता है उन्होंने कल जो है 6 जिलों का निरीक्षण भी किया था और उसमें देखा था कि बाढ़ को लेकर के किस तरीके के राहत जो है लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, कितना कहां पर पानी है। साफ कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री किसी भी तरीके से अधिकारियों की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। कह सकते हैं कि अधिकारियों किस तरीके से रिपोर्ट लगाते हैं उसको देखने के लिए जमीन पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण में जो है जाना था कि आखिरकार वहां पर जो जल स्तर है उसके जो हकीकत क्या है, अधिकारियों ने रिपोर्ट सही लगाई है या फिर सिर्फ जो है दफ्तर में बैठ करके रिपोर्ट लगा दी गई है। इन सभी मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री जो है हवाई सर्वेक्षण पर जा करके जो है वहां पर मुआयना किया। कहा जा सकता है कि अब जो है प्रशासन भी कहीं ना कहीं जाग चुका है, प्रशासन भी जो नाले हैं, जो रिवर लाइन है, उनमें कहीं ना कहीं सफाई का काम भी शुरू कर चुका है। और कह सकते हैं कि अधिकतर जिलों जो यूपी के जिले हैं उनके लिए भी मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश जारी हो चुका है, सभी को राहत पहुंचाई जाए। और कह सकते हैं कि जब जिम्मेदार महकमा जो है कहीं ना कहीं जब लापरवाह होता है तो मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़ता है। आखिरकार इस तरीके की जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले के ऊपर सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार ये अगर अधिकारी पहले से इस बारिश से सचेत होते तो शायद जल भराव की स्थिति नहीं देखी जाती। कहीं ना कहीं अधिकारियों ने इस पर लापरवाही की है, जिसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। और जो बारिश के समय में जल भराव की स्थिति से लगातार जो हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मौतें हुई उनमें भी कहीं ना कहीं भूमिका जो है अधिकारियों की है, क्योंकि अधिकारी पहले ही जब मुख्यमंत्री का निर्देश जारी होता है कि जिनके जो है भवन कहीं ना कहीं
कहीं जर्जर हैं उनको जो है सही जगह पे पहुंचाया जाए, उसके बाद अधिकारी उन तक पहुंचते हैं, उनकी हाल खबर लेते हैं। अगर शायद अधिकारियों ने इससे पहले जो है इन चीजों को देखा होता तो शायद अब जो है जो मौतें हुई है यूपी में उनका आंकड़ा जो है कम होता और वो मौतें नहीं होती। कहा जा सकता है कहीं ना कहीं जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर अब किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जब बारिश है, बारिश का मौसम है, बारिश जाहिर सी बात होनी है, लेकिन अधिकारी जब सचेत नहीं होंगे, अपने दफ्तर में बैठे रहेंगे और साफ सफाई की सुविधाएं नहीं होंगी तो पानी निकासी से जब नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जलभराव की स्थिति देखी जाएगी। उसमें आम जनमानस को जो काफी सारी दिक्कतें होती है, उसको आम जनमानस जो है उसको कहीं ना कहीं उसमें निकलना पड़ता है, रहना पड़ता है, बीमारियों का तो खतरा भी कहीं ना कहीं रहता है। अगर डॉक्टर की माने कहीं ना कहीं एक तरीके से जी शुभम, बिल्कुल यहाँ पर प्रशासन की गलती है, क्योंकि हर साल बारिश होती है लेकिन फिर भी हर साल ऐसे ही हालात बनते हैं। बारिश का सीजन आता है, सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन हर साल फिर वही हालात बन जाते हैं। मैं अब सतीश का रुख करना चाहूंगी। सतीश, जैसा कि आपने बताया कि किसान बहुत ही ज्यादा प्रभावित है, किसानों की फसलें खराब हुई है, लेकिन कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया, साथ ही सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कि जो भी चीजें प्रभावित हुई है उनके लिए राहत की कुछ ना कुछ सामग्री दी जाए। ऐसे में किसानों के लिए क्या कुछ किया गया है? सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गोंडा के जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो जिम्मेदार अधिकारी इतने लापरवाह हो चुके हैं कि सीएम योगी के निर्देशों को भी दरकिनारे रखकर काम कर रहे हैं। किसी भी जो किसान परेशान है कहीं भी जाकर किसी भी किसान का सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान जो है परेशान है, किसान शिकायत भी करते हैं, लेकिन अधिकारी इस तरह कुंभकर्णी नीति हो रहे हैं कि किसानों की शिकायतों को बेदर किनारे रखकर वो अपना कार्य कर रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई भी तैयारी नहीं की जा रही है। जैसा कि हमारे सभी सहयोगियों ने भी बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद भी यहां पर कोई तैयारी नहीं की गई है। चंदौली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन अलर्ट हो चुका है, लेकिन कुछ भी तैयारी नहीं की गई है। सिर्फ दावे किए जाते हैं कि प्रशासन अलर्ट है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे का दूसरा दिन है आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह किशनगंज में समीक्षा बैठक करेंगे। बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के डायरेक्टर के साथ गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार के सीमांचल एरिया का 2 दिवसीय दौरा शुक्रवार से शुरू हुआ था। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई जन भावना रैली में शाह ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर निशाना भी साधा था। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज भी वह सीमांचल में ही रहेंगे और कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी बिहार में अब अकेले दम पर खड़े होना चाहती है। उसी कड़ी में ये कवायद की जा रही है कि इसकी शुरुआत अमित शाह सीमांचल से कर रहे हैं, जहां घुसपैठ बड़ी समस्या में है। आज अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज जिले में रहेंगे। उनके तय कार्यक्रम के मुताबिक शनिवार सुबह 9:30 बजे वह सुभाषपल्ली चौक में बूढ़ी काली माता जी मंदिर के दर्शन और पूजन किया है। वहीं अब कई सारे कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। कल अमित शाह ने गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना भी साधा था। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा था कि गठबंधन की सरकार में बिहार का विकास नहीं होगा। यूपी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में नया प्रोग्राम मैप माई इंडिया के साथ आज MOU हुआ साइन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का नया प्रोग्राम मैप माई इंडिया के साथ आज MOU हुआ साइन। यूपी पुलिस और मैप माई इंडिया मिलकर अब साथ में काम करेंगे। ऐप के जरिए जाम और रोड एक्सीडेंट की जानकारी दी जाएगी। डीजीपी DSP चौहान इस मौके पर मौजूद रहे हैं।
दिल्ली में आज भी हो रही है बारिश। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आज मूसलाधार बारिश। ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नहर में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला शव। ऋषिकेश की चीला नहर से बरामद हुआ शव। रिजॉर्ट मालिक समेत 3 लोग अब तक अरेस्ट। 7 दिन से लापता बताई जा रही है अंकिता और 7 दिन बाद अब अंकिता की लाश मिली है। अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नहर में सर्च ऑपरेशन के दौरान शव मिला है। अंकिता 18 सितंबर को गायब हुई थी और अब 7 दिन बाद चीला नहर से अंकिता का शव मिला है। रिजॉर्ट मालिक समेत अब तक 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। कार्रवाई पूरे मामले को लेकर चल रही है। 7 दिनों से लापता थी अंकिता और 7 दिनों बाद अंकिता का शव मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता 18 सितंबर को गायब हुई थी, तभी से अंकिता की तलाश लगातार जारी थी। लेकिन अब 7 दिन बाद जब अंकिता मिली है तो अंकिता की लाश मिली है चीला नदी से। अब पूरे मामले को लेकर 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। साथ ही पूरे मामले की कार्रवाई अभी भी चल रही है। नहर में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये शव मिला है। 18 सितंबर से गायब हुई थी अंकिता भंडारी। ऋषिकेश की चीला नहर से शव बरामद हुआ है। 7 दिन से लापता थी अंकिता। लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं और अब एक बार फिर ये खबर सामने आई है। 7 दिन से गायब अंकिता की लाश ऋषिकेश की चीला नहर से बरामद हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पर कार्रवाई करते हुए रिजॉर्ट के मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अभी भी चीला नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है। अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता 18 सितंबर को गायब हुई थी। ऋषिकेश की चीला नहर से अब अंकिता का शव बरामद हुआ है। रिजॉर्ट मालिक समेत 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिजॉर्ट पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई है। शव मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। सीधी तस्वीरें आप तक। 7 दिन से लापता थी अंकिता और 7 दिन बाद अंकिता की लाश मिली है। अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नहर में सर्च ऑपरेशन के दौरान शव मिला है। वहीं अभी भी कार्रवाई जारी है। 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है पूरे मामले को लेकर। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच।